सॉरी, नंबर ऑफ आइडेंटिटी कौन से नंबर पे चल रहा है? 11th पे स्टार्ट। 11th। तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखा है कभी आइडेंटिटी इज इक्वल टू? नहीं, मैंने बस 8 तक आइडेंटिटीज किया। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये जो है ना, ये पुरानी आइडेंटिटी इसके अंदर आ गई है। देखो, जस्ट पुरानी अपन ने अभी जो लिखे थे क्लास 10th वाली। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी, ये क्या थी? हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएंगी ये। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है? ये लास्ट आइडेंटिटी थी। ओके, तो ये पूरी आइडेंटिटी जनरली यूज नहीं होती है। जिसका पैटर्न यूज होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc ऐसे यूज होता है। अब क्या हो गया, देखो मैंने क्या किया, इक्वल टू 3abc लिख दिया इसको। मतलब ये इतना पूरा टर्म, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, जब भी वो 3abc हो पाएगा। तो दो केस अराइज होंगे। ये टर्म जीरो कब होगा? या तो ये वाला टर्म a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये वाला टर्म जीरो हो जाए। तो ये जो टर्म है, ये टर्म नीचे वाले के इक्वल है, और ये तीन स्क्वायर का सम है। तो तीन स्क्वायर का सम तभी जीरो होगा जब तीनों स्क्वायर इंडिविजुअली जीरो होंगे। तो a शुड इक्वल टू b एंड b शुड इक्वल टू c एंड a शुड इक्वल टू c। तो a इक्वल टू b इक्वल टू c पे वो जीरो होगा। समझ में आया? ये नहीं समझ। देखो सुनो, ये स्टेटमेंट मैंने कब कैसे लिख पाया? जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो, है ना? ये सामने वाला टर्म जो येलो में ऊपर, वो जीरो कब होगा? जब या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, या तो उसके बाजू वाला ये वाला टर्म इतना बड़ा ये जीरो हो जाए तभी जीरो होगा। अब ये जो बाजू वाला टर्म है, दिस इज नथिंग बट, ये टर्म तो नीचे सेम कॉपी कर लिए। अब जो बाजू वाला टर्म है वो ये टर्म है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। अब ये जीरो कब होगा? तीन स्क्वायर का सम जीरो कब होगा? जब इंडिविजुअल एवरी टर्म जीरो हो। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। समझा फातिमा? यस अभी समझा ये बात? फॉर क्लैरिफिकेशन कैन यू जस्ट रिपीट आंसर? ओके, देखो अभी तुम समझो बात को। ये जो ये टर्म, इस टर्म को मुझे जीरो करना है, ठीक है? या तो ये दो टर्म का प्रोडक्ट है, a प्लस बी प्लस सी। तो या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा, राइट? या तो सेकंड टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये जीरो हो जाए। अब ये जो सेकंड टर्म है वो नीचे लिखा है, देखो वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। या ओके। तो ये जो टर्म है बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, इसके इक्वल है। तो ये तीन स्क्वायर का सम जीरो कब होगा? जब तीनों जीरो हो जाए। तो a शुड इक्वल टू b, और इसके हिसाब से b शुड इक्वल टू c, और इसके हिसाब से c शुड इक्वल टू a। तो ये a इक्वल टू b इक्वल टू c पे वो टर्म जीरो होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और a इक्वल टू b इक्वल टू c। अभी क्लियर है? या तो देख कैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर सॉल्व करना है 8 क्यूब
प्लस 2 क्यूब माइनस 10 क्यूब। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सॉल्व करना है, तो एक आम जिंदगी जो है, आम मेथड क्या रहेगा कि हम एक्सपांड कर दे, 8 क्यूब की वैल्यू लिख दे, 2 क्यूब की वैल्यू लिख दे। और दूसरा मेथड क्या रहेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ए क्यूब 8 क्यूब इस ये ए क्यूब जैसा ट्रीट करेंगे, बी Yeah. क्यूब को बी को 2 ट्रीट कर देंगे, और इसको लिख देंगे -10 का होल क्यूब, प्लस बीच में लिख दिया क्योंकि फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी Yeah. क्यूब है। तो आप अगर देखो तो a प्लस 2 प्लस -10 जीरो हो रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है इस केस में। a is 8, और a is 8, b is 2, c is -10, तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है। देखो, तो हम कह सकते हैं ये थ्राइस ऑफ एबीसी हो जाएगा। तो थ्राइस ऑफ a is 8, b is 2 और c is -10। तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान है, 3 8 जा 24, 24 इंटू 2 48 इंटू 10 -480। ये मल्टीप्लाई करना आसान है, करेक्ट समझाइए। क्या? ये समझा कैसे किया मैंने लास्ट यहाँ हाँ तक। हाँ इसको लिख लो, ये आइडेंटिटी भी कब बहुत बीच बीच में कभी ना कभी यूज होते रहेंगी। अभी तो हमारी इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये लास्ट आइडेंटिटी थी। अब बस एक फैक्टराइजेशन है जो बहुत यूजफुल है, वो लास्ट देख के हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। डन 12 x is to power 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये तो पहले आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए ये फैक्टराइजेशन, और ओलंपियाड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, IIKM। x is about 4 plus x square plus 1 can be written as x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1। फैक्टराइज हो गया। इसका प्रूफ समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x is to power 4 है, यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख देंगे। हालांकि वो x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिख दिया हो तो मुझे इधर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। मैंने ऊपर वाले को x स्क्वायर को 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये स्टेप क्लियर है। इस x स्क्वायर को मैंने 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अंडरस्टूड तो अब ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x को 4 को लिख दिया, 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया है, राइट। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बना बता सकते हो मुझे? या x प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो होल हाँ स्क्वायर, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये रिजेम्बलेंस हो गया इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। या तो हम इसको एक्सपांड कर देंगे, ए इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी। समझा? क्या यूज किया है इसमें आगे? हमने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किया है। ये ए है और ये बी है, तो ये ए प्लस बी ए ओके ओके हाँ माइनस बी। तो देखो फैक्टराइज हो गया।
अब एक बार फैक्टराइज कैसे किया उसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो, और ना ये फैक्टराइजेशन सेम तरीके से इसको फैक्टराइज करो. Okay. Also, what मतलब how do you identify कि ये factorize हो चुका है? इसका हम एक्चुअल में ये तो स्टैंडर्ड है, इसको तो जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर है वैसे ये स्टैंडर्ड है. हमें मतलब हमें प्रूफ, इसका प्रूफ समझ के ना हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि इससे सिमिलर तरीके से कोई और फैक्टराइज हो सकता है नहीं हो सकता है. लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया तो जनरली हो जाता है, तो हमें हमको वी हैव टू फाइंड आउट वेज कि इसको फैक्टराइज कैसे करें. जैसे कि मैंने आपको एक फ्रेश क्वेश्चन बना के दिया हो, आप इधर सोचो कि इसको मैं फैक्टराइज कैसे करूं. ऊपर का तो आपको लर्न करना है, यू हैव टू मग, ये 11 12 जितने भी मैंने लिखा है ना ये आपको एकदम बाय हार्ट लर्न करना है. वैसे लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है, प्रैक्टिस से होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रहेगा. ठीक है, एक नीचे आप ट्राई करो कैसे करेंगे. तो ये जो आपने सेकंड सम दिया उसमें बेसिकली LHS प्रूव करना है. हाँ, एलएचएस है, यू हैव टू फाइंड आरएचएस, उसको फैक्टराइज करना है. Okay. वो कुछ दिमाग की घंटी बजी. Done. हाँ, कैसे किए. वही सेम मेथड. X हाँ तो square हाँ, plus x square plus 2 plus x plus x square and x square plus 2 minus x. अच्छा सुनो सुनो, आपने क्या किया, 3x² को लिख दिए 2x² प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया ना, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बना क्या आपका. नहीं मैंने ऐसा नहीं लिखा. तो कैसे लिखे फिर. X square plus 4x raised to 4 plus 4x square plus 2 हाँ ओके ओके, ये सही है, 4x² माइनस एक्स स्क्वायर है ना. राइट, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना. हाँ. करेक्ट, गुड. 2ab, बी में 2 है, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फाइनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स. ठीक है, राइट है, करेक्ट. ठीक है, अभी हम फंडामेंटल से थोड़ा आगे बढ़ के अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज. एक होता है इक्वेशन, एक होता है इनइक्वेशन. यही हुआ था ना आपका फैक्टराइज होके. हाँ. करेक्ट. एक होता है इक्वेशन, एक होता है इनइक्वेशन. इक्वेशन इज समथिंग विच हैव इक्वल टू, इनइक्वेशन इज समथिंग विच हैव ग्रेटर देन लेस देन वाले साइंस. ये इनइक्वेशन बनाते हैं चीजों. तो इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल, मान लो कि a अगर ग्रेटर देन b है, आप इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस बी होगा. लेकिन क्या होगा ना, इनइक्वालिटी विल गेट चेंज. Yeah, sign will get changed because राइट, math according. करेक्ट, गुड. साइन विल गेट चेंज. फॉर एग्जाम्पल 10 इज ग्रेटर देन 4,
-10 और -4 में -4 बड़ा है, राइट? Yep. इसलिए करेक्ट। पहला ये था। सेकेंड रूल, a/b greater than c/d, consider that a b c d are r plus मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। Okay. अगर मैं इनका इन्वर्टेंडो कर दूं, इन्वर्टेंडो मतलब रेसिप्रोकल कर दूं मैं, तो ये b/a हो जाएगा और ये d/c हो जाएगा और यहां पर भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। गॉट इट? गॉचा? समझा? नहीं समझा। समझना कुछ नहीं है। ऊपर क्या हुआ, माइनस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हुई थी ना। यहाँ पर हाँ। इन्वर्टेंडो मतलब a/b b/a बन गया, c/d d/c बन गया, तो भी इनइक्वालिटी चेंज होंगी। जैसे कि 3/2 और 1/2 में कौन बड़ा है? 3/2 बड़ा है। अब आपने इसका इन्वर्टेंडो कर दिए तो 2/3 और 2/1 कौन बड़ा है? 2/1 बड़ा है। तो ये आपकी लर्निंग है बस। Okay. इन्वर्टेंडो करने से साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, कॉपी हो गया तो बताओ। Done. ठीक है, अब इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मतलब हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं जो हमको हर चैप्टर में यूज होंगे ये सब बातें। नेक्स्ट रहेगा टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल ऊपर का लिख लेते ना, टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो एक होता है क्लोज इंटरवल, नाम सुना है इन सबका? No. ओके। अगर कोई x है वो a से b के बीच में लाई कर रहा है, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरवल दैट x बिलोंग्स टू, ये जो साइन होती है बिलोंग्स टू होती है, पता है ना? A certain range of numbers. Yeah. हाँ, बिलोंग्स टू a, b क्लोज ब्रैकेट। ये जो है ना क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल हो गया, a to b क्लोज इंटरवल। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूं ना, तो a और b एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। Okay. मतलब x अगर मैं लिख दूं x लाइज बिटवीन 1 to 4, तो x क्या क्या हो सकता है? x 1.00001 हो सकता है, x 1.5 भी हो सकता है, x 3.9 भी हो सकता है और x 4 भी हो सकता है, क्योंकि x लाइज बिटवीन, तो They ये are real numbers. हाँ एनी रियल नंबर बिटवीन 1 to 4, लेकिन 1 और 4 इंक्लूडेड है इसमें, 1 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। सेकेंड टाइप जो है वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है? एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, x lies between a to b but a and b are not included, x cannot be equal to a और b। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x belongs to a to b ओपन ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट, ओपन इंटरवल्स। तो इसमें क्या हुआ, अगर मैं लिख दूं x belongs to 1 to 4, तो x इन्फिनिट वैल्यू ले सकता है, 1.01 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, लेकिन x 1 नहीं हो सकता है और x 4 नहीं हो सकता है। 1 और 4 नहीं होगा, एंड पॉइंट्स नहीं हो पाएगा। हाँ मुझे बताओ, क्या x 5 हो सकता है क्या? Obviously नहीं. हाँ ऑब्वियसली नहीं, करेक्ट। तो वो इंटरवल में कुछ भी हो सकता है। अगर हमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, 1 to 4, 1 और 4 इंक्लूड करना है, 2 to 10, 2 और 10 इंक्लूड करना है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, बोलते हैं क्लोज इंटरवल है। और अगर हमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करना है तो हम उसे ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, Yeah. मुझे बताओ x बिलोंग्स टू 1 to 4 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 1 to 4. हम्म, अगर पॉइंट वाले काउंटेड है तो इनफिनाइट. इनफिनिट, इनफिनिट रियल नंबर्स, करेक्ट।
रियल नंबर्स बोल देंगे तो उसमें पॉइंट पे आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x बिलोंग्स टू 0 to 0.1 में कितने रहेंगे? इसमें भी इनफाइनाइट है। करेक्ट करेक्ट, सही जवाब। ओके, उसको कॉपी कर लो, गया तो बताओ। या कॉपी। तो ये दो टाइप ऑफ इंटरवल पढ़े हमने, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, थर्ड है। अब फिर सेमी सेमी इंटरवल्स भी आते हैं, उसमें ओपन क्लोज और क्लोज ओपन रहेगा। So one side will be curly and one side. राइट। तो जैसे ये ओपन क्लोज है, तो यहाँ पर मान लो 4 है और यहाँ पर क्लोज है, तो यहाँ पर मान लो 12 है। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू 4 to 12। 4 में आएगा ओपन ब्रैकेट और 12 में आएगा क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज्ड ओपन इंटरवल में x बिलोंग्स टू 1 -1 to 100 अगर है, इन्फिनिट ले रहे हो 100 अगर है, और क्लोज्ड है, पहले में क्लोज्ड है बाद में ओपन है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -1 to 100, -1 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट और 100 पे आएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हैं। छोटे से 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे, इस बात पे फिर आगे बढ़ेंगे। आप इन है ना इंटरवल्स के फॉर्म में लिखो। फर्स्ट का तो मुझे लगता है सिंपल है, फर्स्ट आप फिगर आउट कर लेंगे। तो x बिलोंग्स टू -1 to 3, -1 to 3, 3 is included, -1 is not included। सेकेंड वाले का कुछ कर पाए? हाँ, एक सेकंड। सेकेंड कर्ली ब्रेसेस में 3, इंफिनिटी। ओके करेक्ट। तो पहले तो हम बोथ साइड क्या करेंगे? +1 कर देंगे, या राइट। फिर ये x अकेला हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं नंबर लाइन पे कि जो हमारा x है, नंबर लाइन पे x 3 इधर है, x हमारा 3 से बड़ा है, तो 3 to उसका अपर लिमिट नहीं है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू x ले सकता है वैल्यू 3 to इन्फिनिटी तक। अब 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इधर इक्वालिटी नहीं है, हाँ, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है क्योंकि इन्फिनिटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, वहां पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आता है, वहां पर हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगा। समझा? ऊपर समझा ना फातिमा? हाँ। ओके, थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से करना, ट्रिकी है थोड़ा। इंफिनिटी कॉमा 1। इन्फिनिटी कॉमा 1, अच्छा माइनस इन्फिनिटी।
हाँ हाँ माइनस। ओके लेट्स, तो इसमें सबसे पहले तो आप +3 को हटाना है, x को अकेले करना है, तो हम यहाँ पर इधर -1 को हटाना था तो हमने +1 कर दिए थे वो साइड, या +3 को हटाना है तो हम वो साइड -3 कर देंगे। या दिस विल बी -x एंड दिस विल बी 1। अब हमें पता है कि मुझे x की वैल्यू पूछी, -x की नहीं पूछी, तो मैं इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, तो हमें मिलेगा x लेस देन -1। तो हम देख सकते हैं कि x -1 से छोटा है, तो कितना छोटा है, अप टू -इंफिनिटी, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1, दोनों पे ओपन ब्रैकेट रहेंगे क्योंकि -1 पे इक्वालिटी नहीं और इंफिनिटी पे कभी नहीं होता है। करेक्ट। फोर्थ वाला करो। पहले हम हर जगह -1 कर देंगे, इस 1 से वी हैव टू गेट रेड ऑफ दिस 1। या आई नो हाउ। ओके करो करो, आप करो, फिर ये मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 2x इधर आ गया, तो अपने आप को मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। 7 - 1 is 6। अब x के बाजू 2 है, अब हमको इस 2 से हमें हटाना होगा, तो 2 हमें हटाना है तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6/2, दिस विल बी x, यहाँ 0, यहाँ पर 3, राइट। तो हमने पहले 1 को हटाना तो पूरे इक्वेशन को -1 कर दिए, अब 2x है तो 2x में 2 को हटाना है तो हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिए, तो हमें आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू 0 to 3, 0 is not included, 3 is included, close bracket। this is the final answer। आया था फातिमा? या यही है। ठीक है। ठीक है, फिफ्थ वाला, यहाँ पर भी +1 है, इसको हटाना है तो -1 कर देंगे पूरी इक्वेशन में। I have a question. हाँ बोलो। What if both the sides have minus? Don't they just get cancelled and there should be no sign change? हाँ वही, एक्चुअल में ना वो दैट वर्क्स इन इक्वालिटी बट नॉट इन इनइक्वालिटी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल माइनस ए इक्वल टू -b है, तो माइनस माइनस कैंसिल होना अलाउड है, लेकिन माइनस ए ग्रेटर देन -b है तो यू कांट जस्ट कैंसिल द साइन, क्योंकि आपको इस माइनस को हटाना है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करके हटाना होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था कि -2 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -3, तो आप जब साइन चेंज कर दोगे, कैंसिल कर दोगे जस्ट ब्लैटेंटली, तो 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया। तो हर चीज के रूल्स होते हैं, हमें इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगी। और हमें याद रखो, इनइक्वालिटी के अंदर से हमको साइन हटाना है ना, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हम माइनस कैंसिल नहीं करेंगे, इक्वालिटी में सब चलता है। Yeah. तो अब यहाँ पर पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या होगा, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये -4 हो जाएगा, ये माइनस और -2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे x चाहिए, -3x में से माइनस भी हटाना है और 3 भी हटाना है, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी चेंज होके ये 3x हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी भी चेंज होएगी। तो मैं इसे अपने समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, -4 से बड़ा है और 2 से छोटा है,
तो अब हम x को 3x को 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें x मिल जाए। तो यहाँ 2/3 आ जाएगा, यहाँ -4/3 आ जाएगा। I got the same answer. यू गॉट द सेम आंसर? चलो सही है, बट इसको लास्ट में इंटरवल में लिख लो। माइनस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे क्या पहले? हाँ 10th में ये चैप्टर था, Okay. ऑल्दो ये ब्रैकेट्स का वो नहीं था, बट ये चैप्टर। ओके फाइन। एक और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरली हमारा दिमाग जो चलता है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है सॉल्व x² इक्वल टू x, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक x को इस x से कैंसिल करवा देते हैं, राइट? और हमें इधर एक x बच गया और इधर 1 बच गया, तो हम कहते हैं x इक्वल टू 1 इज द ओनली सोल्यूशन। तो कभी भी दो टर्म प्रोडक्ट में है तो हम कैंसिल नहीं करते, क्योंकि है ना उससे हमारा लॉस ऑफ सोल्यूशन हो जाता है। तो इसका सही मेथड क्या रहेगा कि x² इक्वल टू x है, तो पहले हम क्या करेंगे, x² माइनस x इक्वल टू 0 करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ला लेंगे और फिर x कॉमन निकाल लेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट तब 0 होगा या तो x 0 हो या तो x माइनस 1 0 हो, या मतलब x 1 हो, राइट? Yeah. तो क्या हुआ, पहले सोल्यूशन में मुझे आंसर मिला और वो सेकंड में भी मिला, लेकिन ये जो सोल्यूशन था ये लॉस हो गया, लॉस ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। तो आंसर तो 0 भी राइट है और 1 भी राइट है, क्योंकि x² इक्वल टू x में अगर आप x की जगह 1 भी पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है और 0 भी पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो x² इक्वल टू x के दो सोल्यूशन है, x कैन बी 0 एज वेल एज 1। तो हम जब कैंसिल करते इक्वालिटी के साइड से चीजें तो लॉस ऑफ सोल्यूशन हो जाता है, हम कैंसिल नहीं करेंगे इसे। बात समझ में? Yeah. तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन काफी एडवांस मीन्स इस पे क्वेश्चन बनाते हैं लॉस ऑफ सोल्यूशन पे। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन में बीच में आ जाता है और बच्चा एक सोल्यूशन लिख देता है और ऑप्शन में 2 आंसर होते हैं, वो नहीं लिखता है तो नेगेटिव चले जाता है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूँ तो आपके लिए कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2, इसको सॉल्व करो। All right. x की वैल्यू फातिमा कैसे शुरू करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार्ट किए क्या? Yeah. ठीक है, वो उससे हो जाएगा, वो एक मेथड है, आप इससे उससे मत करो। आप यहाँ देखो 2 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, अब करो, उससे भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा दोनों से। Okay. तो फातिमा हमने क्या सीखे कि x² इक्वल टू x में डायरेक्ट x कैंसिल करके x इक्वल टू 1 आंसर मिल गया था, तो हम x इक्वल टू 0 लॉस हो गया। तो इसमें ना फंडा क्या करना है, अगर आप कोई चीज कैंसिल कर रहे हो ना उसको इक्वल टू 0 लिख देना,
तो ऑटोमेटिकली दूसरा सोल्यूशन आपको मिल जाता है। अब यहाँ मैं कैंसिल क्या करने वाला हूँ, x माइनस वन, तो x माइनस वन इक्वल टू 0 मैं बाजू में लिख दूंगा, और कैंसिल के बाद जो इक्वेशन मिलेंगी वो इधर बचेंगी। तो मुझे आंसर आ गया x इक्वल टू 3, और गलत है, एंड गलत है, और होता है, और x इक्वल टू 1। समझ में आया? या तो लॉस ऑफ सोल्यूशन से बचने का तरीका क्या है, जिसको आप कैंसिल कर रहे हो उसकी वैल्यू लिख दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता है क्या आपको? हाँ, मान लो आपको ये सॉल्व करना है, साइन टू थीटा इक्वल टू थीटा, तो जनरली हमारे दिमाग के चलेगा हम साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नहीं ये नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो साइन टू थीटा का ऐसा फॉर्मूला आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैं पढ़ाऊंगा इसको ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा बच्चा कैंसिल कर लेता है और लिखता है 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आंसर आया इसका। तो थीटा उसको मिल जाएगा 60 डिग्री, राइट? कॉस 60 डिग्री, इनवर्स ऑफ 1। हाँ, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 60 डिग्री। लेकिन क्या हुआ इसमें, प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो उसने कैंसिल किया उसे चाहिए था कि साइड में वो लिखे कि 0 हो रहा है। समझे आप? जो हमने ऊपर, हमारी ऊपर लर्निंग है लॉस ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 इज ऑल्सो द सोल्यूशन, क्योंकि साइन 0 इज 0। तो कुछ कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कहीं भी ये यूज हो जाएगा कि हम जब भी कैंसिल करेंगे हम ध्यान रखेंगे उसको इक्वल टू 0 लिखें। ओके ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन का मेरे को आंसर -3 और 1 आ रहा है। -3 आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी कुछ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में गलती की होगी, चेक करो। नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, बट फिर हाँ 3 और 1 आ रहा है यार। सही है। हो गया है, नहीं कॉपी कर रही हूँ। ठीक है। Like not opening the square. नहीं बताता मैं आपको। हो गया ऊपर कॉपी? नॉट ओपनिंग द स्क्वायर नहीं, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी स्क्वायर नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, x इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 आया था, याद है? मान लो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें मजबूरी के तहत स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगी, राइट? या ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर x प्लस 2 हो गया। अब इसको मैं फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको आगे सॉल्व करूंगा, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो -2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन निकाला x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकाला x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 कॉमन निकला, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको दो सोल्यूशन मिले, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1। अब हम लोग ने, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? अवॉइड स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग अवॉइड करो, क्योंकि वो एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रा भी आंसर देता है, एक्स्ट्रा गलत आंसर देता है। दो आंसर दे रहा है, तो इसमें से हो सकता है एक गलत हो या दोनों गलत हो सकता है दोनों सही भी हो, लेकिन स्क्वायरिंग करने पे हमें चांसेस रहते हैं कि गलत आंसर मिल सकता है। तो
अब ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। तो पहला आंसर हमें क्या मिला, x इक्वल टू 2। आप x इक्वल टू 2 पुट कर दो इसमें, तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज √4। तो ये आंसर सही है, x इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि वो 2 पुट करने पे सेटिस्फाई कर गया। या दूसरा सोल्यूशन चेक करते हैं, x इक्वल टू -1। हमारा क्वेश्चन था x इक्वल, ये दूसरा सोल्यूशन चेक कर रहा हूं मैं, x प्लस, ये क्वेश्चन में x इक्वल टू -1 पुट कर देता हूं, -1 इधर आया, -1 प्लस 2, तो -1 इज इक्वल टू √1। ये रॉन्ग है, √1 इज नॉट -1, √1 इज 1। oh, so that means even if we are doing squaring, we have to check it with the answer. राइट, हाँ हम लोग वापस से चेक करेंगे। तो इसका सोल्यूशन में सिर्फ x इक्वल टू इज द राइट सोल्यूशन। कल हम लोगों ने इसको है ना डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए थे, याद है, x इक्वल टू -1। हमने कह दिए थे कि x जो है वो सामने रूट से इक्वेटेड है, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, तो हमने -1 उस लॉजिक से भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो बेटर है वैसे पुट करके चेक कर लो। तो फिफ्थ क्वेश्चन हुआ था कल की शीट का, यस, हो गया था, सोल्यूशन देख के किए थे क्या? एकदम स्टार्टिंग का देखी थी कि कैसे किया है वो लोग ने। ओके ओके, मैं करा देता हूँ उसको। I didn't understand the logic they use. Like they multiplied the first term with the last term and the middle two terms separate. हाँ, व्हाट इज द रीजन कि फर्स्ट और लास्ट को हम कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को क्यों नहीं कर रहे? वही मेरे को पूछना था। हाँ तो वही मैं बताने वाला हूँ, इसको हटा दो। I'll just copy quickly. हाँ, डन। ये क्वेश्चन था, तो इसमें क्या लॉजिक है ना, I know कि है ना ये दोनों को multiply करके we got a similar term which we substituted as a. राइट But then करेक्ट। how do we know कि है ना यही terms multiply करने से ऐसा हाँ answer? तो अगर एकदम नॉर्मल सोचे तो 1 + 4 इज 5 एंड 2 + 3 इज 5। Yeah. तो अगर मैं इनका जोड़ी बना दूंगा, पहले फर्स्ट और लास्ट का और सेकंड लास्ट का, तो ये जो एडिशन से 2 + 3 5 वाला है और 1 + 4 5 है, ये अपने को हिंट देता है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, एक्स, 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हाँ. भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। तो फाइनल में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4x, और यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। तो ये जो टर्म है ये तभी इक्वल आ पाएंगे जब आप ये पैटर्न फॉलो करोगे। Yeah. तो कैसे होता है ना, अगर सोचो थोड़ा और, x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर आएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर आएगा अल्फा बीटा, ऐसे होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये जो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, ये अल्फा बीटा है, तो 1 + 4 5 आने वाला है, Yeah. और 2 + 3 यहाँ 5 आने वाला है, और फर्स्ट तो एक्स स्क्वायर ही होता है, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो ये लॉजिक है Oh. ना, मस्त है ना। हाँ. अब ये सेम हो गया, तो लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर हमने क्या किए, उसको t सब्सटीट्यूट कर दिए,
जो क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक में था, पावर 4 में था, अब हमने उसको क्वाड्रेटिक बना दिया। राइट। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो हमें आता है। 4 + 6 10t + 4 × 6 अल्फा बीटा में 4 6 है, 4 × 6 24 120। तो ये बन गया t² + 10t माइनस कितना हो रहा है 96। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 96 आना चाहिए प्रोडक्ट में और एडिशन में 10 आना चाहिए, तो क्या करें। तो मुझे दिख रहा है कि 12t -2 -8 ना 96 क्या करे बोलो। अब वो फैक्टराइज टेबल बनाना पड़ेगा और ये करना। 96 कौन से टेबल में आता है, 12 8 से 96 होता 16 है। 16 6 16 6 राइट, हाँ करेक्ट। t² + 16t -6t -96। यहाँ से t कॉमन निकला, t + 16। यहाँ से -6 कॉमन निकला, t + 16। फिर t + 16 कॉमन निकल गया, यहाँ से t - 6 = 0, t = -16, या तो t + 16 = 0, t - 6 = 0। t क्या था, या अब आगे अब मैं छोड़ रही हूँ, मतलब इतनी मेहनत मेरे से होगी नहीं। इसके आगे क्वाड्रेटिक हो गया है, अब आप कर लो इसको। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर स्प्लिट नहीं होता है तो श्रीधराचार्य मेथड, फॉर्मूला मेथड लगा देना। सिक्स को स्किप कर देंगे क्वेश्चन को। 7th आया था क्या, 6 को क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि वो थ्योरी आपको आती नहीं है। 7th मैं ट्राई कर रही थी बट पीछे लिखा कि नो आंसर इज वैलिड। हाँ, तो आपका आंसर आ रहा था क्या, ये लिखना हो गया तो बताओ मेरे को पहले। हाँ हो गया। तो आपका आंसर आ रहा था क्या, तो ये भी एडवांस का पुराना सवाल है जहाँ तक मुझे याद है। डिड यू क्लियर एडवांस्ड आल्सो? नहीं, एडवांस मेरा 1 2 मार्क्स से रह गया था। ओह, हम्म, पास होने तो के कितने मार्क्स लगते हैं? अभी तो बता रहा हूँ ना मैं, एवरेज पकड़ लो 30-35%। ओह माय गॉड। कभी पेपर टफ है तो 20% तक जाते हैं, डिफिकल्ट है तो एवरेज 30-35, 50% ला दो बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट रैंकर्स ये सबको कितने मिलते हैं? फर्स्ट रैंकर जो रहते हैं ना, टॉपर्स जो होते हैं टॉप 10, वो थोड़े हाँ, गिफ्टेड होते हैं। बहुत गिफ्टेड हुई। गिफ्टेड मतलब मेहनत तो करते ही है वो लोग। जेई की पढ़ाई बहुत बच्चे ना 7th 8 से भी करते हैं। अरे हाँ, और 9 10 से भी कोई करते, कोई 11 12 में भी करते हैं, जैसे कि हम अभी जो मेरे बच्चे उनमें 11 12 में ही करने वाला बच्चा है वही टॉपर है क्लास का। तो 11 12 में भी बच्चे पिकअप कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको 9 10 में पढ़ते करते। मैंने मेरे पास एक बच्चे आते, 2 बच्चे में 9th में उनको, वो 10th में थे शायद, तो मैंने उनको फंक्शन लिमिट पढ़ाया था। फंक्शन लिमिट्स 12th के चैप्टर्स है, हाँ। और उन्होंने अच्छे से पढ़े थे, उसको सॉल्व भी किए थे, उस पे अच्छे क्वेश्चंस भी करे थे जेई के। तो प्रोएक्टिव होते बच्चे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पहले स्टार्ट कर रहा है उसको फायदा तो होता है, लेकिन मैंने ऐसे हाँ, बच्चे भी देखा हो जो टाइम पे पढ़ के भी कर लेते। ऑल्सो लाइक लोगों को फुल आउट ऑफ भी आता है ना। जेई में आउट ऑफ बहुत नहीं के बराबर आता है, मेंस में आ जाते, लेकिन एडवांस में जो टॉप 10 बच्चे रहते हैं उनको ही आते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, श्रीनिवास किस्ते,
उसको 50% मार्क्स भी नहीं होंगे, लेकिन उसका रैंक 50 क्या था, 370 कुछ था उसका रैंक, 370। अरे ओ तो लेकिन उसको मैथ्स में 50% भी मार्क्स नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में शायद उसको ठीक ठाक थे 70-80%। ओ ठीक है, मतलब वो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था, 50% और उसके 70% इक्विवेलेंट हो जाते हैं अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो। मतलब रैंक तो सेम मिलता है। देखो ये जो सवाल है ना, फर्स्ट दिमाग अपना क्या चलता है, हम इसे कैंसिल कर देंगे, राइट? अरे तो क्वेश्चन ही हो गया। ओ माय गॉड। हाँ सो अरे हाउ डम। फातिमा, कैच इसमें नहीं है, कैच इसमें है कि x इक्वल टू 2 लाने के बाद भी ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपने जिसको कैंसिल, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें आप हाँ 2 पुट कर दोगे तो 4 - 4 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। हाँ हाँ। तो हमें सोल्यूशन ये कैंसिल के पहले वाली इक्वेशन का चाहिए, जो कि ये था। तो इसका आंसर नो सोल्यूशन है। ओ ओ तो जब भी हम कोई चीज कैंसिल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक कंडीशन उस पर आती है कि वो इन्फिनिटी ना हो। इन्फिनिटी मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना हो। इन्फिनिटी कैन नॉट कैंसिल, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0। आई सी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी फाइनाइट टर्म है, k माइनस के इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हम आमने सामने का k कैंसिल कर पाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में k माइनस के हो गया है। 4 - 4 0 होता है, फाइनाइट है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इन्फिनिटी कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं है, कोई दोनों में से कौन सी इन्फिनिटी बड़ी है हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम 0 नहीं कहते उसे। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था। अच्छा ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट ये फंडामेंटल क्वेश्चन है पूरे, जिससे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे अपने कि ओके। सोचना कैसे है। अब ये देखो, ये सवाल है, एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है, इनके ना आपने भी इसको ट्राई किए होंगे, तो अगर किए होंगे शायद a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड कर देंगे सबका, और हाँ लास्ट में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, उसका d नेगेटिव आएगा। d अगर नेगेटिव आएगा तो आप कहोगे तो आंसर नो सोल्यूशन है। लेकिन हाँ मैं एक ऐसा जेई स्टूडेंट और ऐसा जेई कैंडिडेट ऐसे सोचना चाहिए कि 3 स्क्वायर के सम 0 कब होंगे, जब तीनों 0 हो। कल जो हमने पढ़े यस। एक साथ, तो प्रॉब्लम क्या है, वहां पर क्या था, x था, y था, z था। x इक्वल टू 1 हो सकता है, y इक्वल टू 2 हो सकता है, और z इक्वल टू 3 एक साथ हो सकता है। लेकिन x की वैल्यू 1, 2, 3 एक साथ नहीं हो सकती है, इसलिए इसका आंसर नो सोल्यूशन है। क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 1 मान लू तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 1 - 2 ये 0 नहीं हो पाएगा। तो एक साथ x की 3 वैल्यू नहीं हो सकते। लास्ट क्वेश्चन में कल क्या हुआ था हमारा, कल क्वेश्चन हमने किए थे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज थे उसमें, तो वो 0 हो सकते हैं। जैसे x - 1 रहेगा, y - 2 रहेगा, ये लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। x को z से कुछ लेना देना नहीं, y से लेना देना नहीं। ऑलराइट। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था, समझा? Yes. Also, how long is the class? सॉरी, How much are we extending it? नहीं खत्म हो गया अभी, देख दो, ये मेरे को शीट खत्म करनी है, 2-3 क्वेश्चन डेफ, तो ये खत्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ प्रॉपर टॉपिक चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Okay. x माइनस ए बी, ये जो सवाल है ये भी थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। प्योरली हमने अभी जेई ऐसे चालू नहीं किया, हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं जो जेई में बहुत यूज होते हैं। ये स्ट्रांग रहेंगे तो वो सब इजी रहेंगे। तो देखो इसमें क्या, देखो नोट करना है, ये x माइनस ए बी है अपॉन ए प्लस बी है, तो यहाँ पर यहाँ से जो सी है मैं ये पार्सल इधर भेज दिया, प्लस Okay. x माइनस ए सी
अपॉन ए प्लस सी, और यहाँ से जो b है इसे भेज दिया। वैसे लॉजिक क्या है, इधर ए सी है तो मैंने b लेके आ गया, और x माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी, वहां से मैंने एक a को इधर ले लिया, और मुझे उधर से सब खत्म हो गए तो 0 मिल गया। हाँ ओके। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई उनको करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर सबके सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए बी माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, x माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस सी, x माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी अपॉन ए बी प्लस सी। तो अब आप नोट करो ये बात कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, यस, तो कॉमन निकल जाएगा। बट न्यूमरेटर थोड़ी डिनोमिनेटर थोड़ी कॉमन है। डिनोमिनेटर नहीं निकलेगा ना कॉमन, वो उधर ही रह जाएगा, वो उधर रह गया। तो अब क्या होगा, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो, और ये जीरो होने नहीं वाला है क्योंकि एबीसी की कोई ना कोई वैल्यू होंगी, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको ही जीरो होना पड़ेगा। तो x इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। सॉल्व का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लास्ट में x की वैल्यू मिल जाती है। Can I ask you one thing? हाँ बोलो। ये सेकंड वाला भी जीरो हो सकता है ना? देखो बात क्या है, सेकंड वाला जीरो कब होगा, जब ए जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जाता है ना, तो वो चीज जीरो होती है। देखो फॉर एग्जांपल, आप a की वैल्यू कुछ भी ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो, ये जीरो नहीं होगा ना, a b कोई ना कोई वैल्यू रहेंगी। अगर a और b जीरो भी हो गए तो भी 1/0 जीरो नहीं, 1/0 जीरो नहीं होता है, 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। But what if c is negative and it just sums up to zero? पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअल में, देखो अगर आप तो, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो रहेंगे ही, ये डिनोमिनेटर्स में है ना। देखो सुनो बात को सुनो, 1/1 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में भी अगर मैग्नीट्यूड आते तो पूरे इसमें मैग्नीट्यूड आता ना फ्रैक्शन। ये समझो, देखो 1/1 इज 1, 1/2 इज 0.5, 1/4 इज 0.25। जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू घटते घटते जीरो होंगी। तो ये लोग इन्फिनिटी पहुंचेंगे तो जीरो होगा, और वो इन्फिनिटी कभी पहुंचेंगे नहीं। डिनोमिनेटर में कुछ भी रख दो कभी जीरो नहीं हो सकता है, सिवाय कि इन्फिनिटी की तरफ टेंडिंग हो रहा है। टेंडिंग मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी हो नहीं सकता है। तो वो वैल्यू कम होते 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 जीरो की तरफ जा रही है। वैसे ही अगर अगर मान लो यहाँ पर 1 है, 1/1 इज 1, 1/0.5 इज 2, 1/0.05 छोटा कर रहा हूँ डिनोमिनेटर इज 20। मैं डिनोमिनेटर जितना छोटा मतलब जीरो की तरफ जाऊंगा तो ओवरऑल चीज बढ़ रही है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो अगर आपको 1/समथिंग को जीरो करना है तो डिनोमिनेटर को न्यू इन्फिनिटी लेके जाना पड़ेगा, और ए भी इनफाइनाइट वैल्यू से, इन्फिनिटी नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात ऐसे भी सोच सकते हैं आप, सुनो, 2 देखो x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0 है, तो यहां पर एक एरिया है कि x इक्वल टू 1 होगा या ये 0 होगा तो x इक्वल टू 2 होगा। यहां पर अगर 2 इंटू x-1 है तो यहां पर हमें पता है कि 2 कभी 0 नहीं होने वाला है, तो x इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। तो 2 कभी 0 नहीं होता है, तो हम है ना नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में ये कहते हैं कि 2 को मैंने 0 भेज दिया। ऐसा होता है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि x-1 को हमने 0 भेज दिया, ऐसे
हम नहीं भेजते क्योंकि वो वेरिएबल है, वेरिएबल को नहीं भेजते हम। अब ये जो है ना, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये जीरो में जा सकता है क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगा। ओके। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे कर लिया अपन, लिख लो इसको। Sir, I was thinking I'll write these questions out of memory, Vana. I'll keep forgetting if I just एटलीस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, Yeah, जब अटकोगे तो उसको ट्राई करना, देख लेना सॉल्यूशन। ठीक है, 10th क्वेश्चन भी थोड़े, 10 क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कर दो क्योंकि, अच्छा 10th क्वेश्चन आप, सॉरी 10th क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। एक्स, देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, एक्स माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, और सामने 3 है, तो ये 3 को आप 1+1+1 लिख के एक 1 इधर देना, एक 1 इधर देना, एक 1 इधर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। ओ, ओके, और ये मेरे को एग्जाम में कैसे समझ में आया कि मेरे को ऐसे ही करना है? एग्जाम में वो क्वेश्चन पे दिमाग चलेगा जिससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपने कर चुके, इसलिए प्रैक्टिस इज द की। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और एग्जाम में अगर देखा हुआ क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी आप सोच पाओगे क्योंकि आपने सोचना सीख लिया है। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी काफी। मैं आपको है ना बुक्स के फोटो भेजता हूँ, बुक्स खरीद लेना, फिजिक्स के भी और मैथ्स के भी एक। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।